हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। कितने एमसीक्यूज़ हम लोग आज सॉल्व करेंगे? 50 एमसीक्यूज़। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर रखे थे, और आज के 50 एमसीक्यूज़ मिला करके ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 100। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप वो वाला वीडियो भी चेक करें और उसको भी कंप्लीट करें। ठीक है, ये वीडियो आप पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आप प्ले करके वापस से चेक करिएगा कि हम आपको कौन सा सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जब 50 के 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग? यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर यानी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में। देखिए, अब इससे रिलेटेड क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए मेथड टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अ टेक्निक टू डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट के बारे में बात की जा रही है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1 का बी। ये जो थर्ड है आपका, इट इज़ अ मेथड टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस्ट्री इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग? ठीक है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा सुटेबल है, मतलब आपके इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा सुटेबल है किस चीज़ के लिए? यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। मतलब जहाँ पर आप पर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है, पर प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जी नहीं, वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह रहता है, तो आप कैसे हर मतलब एक एक चीज़ का आप कॉस्ट निकाल सकते हो, वो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में भी पर यूनिट ऑफ आउटपुट आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते, उतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, पर ब्रेक आपका कितना कॉस्ट हो रहा है ये आप निकाल सकते हो, बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग इज टू। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? वही आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना है, उसको एसर्टेन करना है। ठीक है, डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये गलत है। कंट्रोल मटेरियल्स एंड लेबर, ये भी गलत है। एंड मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी गलत है। ठीक है, ये तीनों आपके इन सब से रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना होगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा सुटेबल कब होगा? देखिए, चारों सेंटेंस एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर कस्टमाइज्ड, मतलब हर प्रोडक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग जब बनाते हो तब, गलत है। द बिजनेस हैज़ अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट, ये भी गलत है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। द कंपनी प्रोड्यूसेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर वैसे भी नहीं रहेंगे। द आउटपुट इज़ यूनिफॉर्म एंड मेजरेबल इन फिजिकल टर्म्स, येस, जो आपके आउटपुट निकल रहा है वो आपकी यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब आपके एक जैसे ही होने चाहिए सारे के सारे प्रोडक्ट, और वो फिजिकल टर्म्स में हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब वो टेंजिबल होने चाहिए, इनटेंजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, टेंजिबल होने चाहिए आपके। ठीक है, तो आपका 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ कॉस्ट शीट? इन सब में से कौन कौन सी चीज़ें आपकी कॉस्ट शीट में इंक्लूड होगी? ठीक है, तो कॉस्ट शीट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अ कॉस्ट शीट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट incurred in producing a product during a specific period। ठीक है, आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जितना भी कॉस्ट लग रहा है, आप उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉस्ट को एक जगह एक डॉक्यूमेंट में आप क्या करोगे,
लिख लोगे अच्छे से और उसी डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलोगे, कॉस्ट शीट। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्ट शीट में आपका प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, फैक्ट्री कॉस्ट भी इंक्लूड होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज। अब देखिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में उठ के आने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम है और आपका वो जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेसिस पे है, तो ये सब क्वेश्चन 110% आने श्योर है। तो आपको बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका बहुत इजी सा फॉर्मूला है, क्या, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप इन तीनों को, लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस, जो कि डायरेक्ट टर्म्स के हैं, जब डायरेक्ट नेचर के, आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट शीट इज मेनली यूज फॉर। अब ये जो कॉस्ट शीट है वो मेनली किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, जी हाँ, मतलब आप कॉस्ट शीट का यूज़ करके आप सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। कंट्रोलिंग कॉस्ट, आप कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हो कि कॉस्ट कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पर कम लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी अपने ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जिससे आपका कॉस्ट कम हो। तो इसका मतलब आप कंट्रोल भी कर सकते हो कॉस्ट को और सेलिंग प्राइस को भी डिटरमाइन कर सकते हो, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सी, यानी कि बोथ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब आप प्राइम कॉस्ट में प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सब डायरेक्ट उठ करके आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का मतलब क्या होता है, द प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, टेंडर प्राइस बस आप इतना समझ लीजिए, जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात की जा रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टेंडर प्राइस। ठीक है, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, अ कोटेशन इज। ठीक है, कोटेशन क्या होता है, कोटेशन आपका एक एस्टिमेशन होता है। ठीक है, इसमें मतलब आप एस्टिमेट करते हो कि किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में आपका कितना कॉस्ट इंकर होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका 11 का ए। अ कोटेशन इज एन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, मतलब किस बेसिस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रीवियस प्रोडक्शन डेटा, मतलब जो आपका पहले का प्रोडक्शन डेटा है उसके बेसिस पे ही तो आप एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालोगे कि फ्यूचर में आपका कितना कॉस्ट होने वाला है। देखिए एस्टिमेट हम लोग कब करते हैं, पास्ट के लिए तो एस्टिमेट करेंगे नहीं, हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर के लिए हम लोग कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, जब हम लोग अपना प्रीवियस डेटा चेक करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर के लिए सोचेंगे कि हाँ पास्ट में ऐसा रिजल्ट आया था तो फ्यूचर में भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो 12 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस में कौन सी चीज़ आपकी इंक्लूड नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ओवरहेड इंक्लूड होगा, ठीक है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होगा, सेलिंग प्राइस भी इंक्लूड होगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों से पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि ऑड वन आउट से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, मतलब निकाल लिया, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन कोटेशन एंड टेंडर इज। कोटेशन और टेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आप ध्यान से पढ़िए, यही आपका सही आंसर है। टेंडर इज सबमिटेड बिफोर वर्क इज असाइंड। टेंडर पहले सबमिट कर दिया जाता है, वाइल द कोटेशन इज जनरल प्राइसिंग। कोटेशन आपका सिर्फ जनरल प्राइस होता है और टेंडर आप काम होने से पहले ही आप उसको असाइन कर देते हो, मतलब ठीक है सबमिट कर देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो आपके 4 सेंटेंसेस दिए हैं इनमें से हम लोगों को देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। इट इज अप्लाइड व्हेन गुड्स आर मास प्रोड्यूस्ड, जी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जब कोई काम करते हैं तो वहाँ पर मास प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं होती है। इट इज़ यूज्ड इन बैंकिंग सर्विसेज, नहीं, गलत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, नहीं। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स,
जी हाँ, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब इज कंसिडर्ड एज। जॉब कॉस्टिंग में हर जॉब आपका क्या कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कैसे कंसिडर किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सेपरेट कॉस्ट यूनिट। जॉब कॉस्टिंग में जब भी हम लोग किसी जॉब की कॉस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हर जॉब को अलग अलग करके देखा जाता है कि हर पर्टिकुलर जॉब का कितना कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेपरेट कॉस्ट यूनिट, तो 16 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड इन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में भी नहीं देखने को मिलेगा, आपका देखने को मिलेगा आपको सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको मेनली कहाँ यूज़ करने को दिख जाता है, आपका सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ये मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एग्जाम्पल है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग को हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब प्रोडक्ट्स आपके होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस मतलब एकदम सेम टू सेम, एक जैसे होते हैं। प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कॉस्ट एक्यूमुलेशन इज डन एज पर प्रोसेस। कॉस्ट का एक्यूमुलेशन आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते हो। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप प्रोसेस कॉस्टिंग को अप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों जो है, ये तीनों पॉइंट आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स हैं, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हर एक प्रोसेस पर कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग। इन सभी में से, ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इन सभी में से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होता है आपके प्रोसेस कॉस्टिंग में और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन सेल्स कमीशन जैसा कुछ भी टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो सेल्स कमीशन आपका इसमें नहीं होता है, यानी कि ऑड वन आउट से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच कॉस्टिंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर हॉस्पिटल्स, ठीक है। हॉस्पिटल्स, आपको पता है हॉस्पिटल एक मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर मेनली हम लोग को सर्विस कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 21 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा हॉस्पिटल में जो कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोजेक्ट। इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल है आपका, चारों में से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टॉय मेकिंग, ये तीनों गलत है क्योंकि इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हो ना, लेकिन लेते या देते हो तो लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या फिर आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो 22 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23, एबनॉर्मल लॉसेस इन प्रोसेस कॉस्टिंग आर रिकॉर्डेड इन। जो आपके एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन से एबनॉर्मल लॉसेस, मतलब सॉरी, ये जो एबनॉर्मल लॉसेस है वो कहाँ पर आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, पीएल में रिकॉर्ड किए जाते हैं या प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये और ये गलत है, आपका पीएल अकाउंट में एबनॉर्मल लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन टेंडर प्राइस इज सेट टू हाई द कंपनी माइट, ठीक है। जो अगर आप टेंडर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई मतलब सेट कर दोगे तो फिर कंपनी के लिए क्या होगा, मतलब क्या उसका रिजल्ट निकल सकता है, इंक्रीज कस्टमर बेस। अगर आप प्राइस हाई कर दोगे तो कस्टमर बेस आपका बढ़ जाएगा, नहीं। गेन मोर प्रॉफिट, नहीं, जब कोई खरीदेगा ही नहीं, जब कोई टेंडर देगा ही नहीं तो फिर आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करो। लूज द कॉन्ट्रैक्ट, यस। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख देते हो, मतलब उसका प्राइस बहुत हाई सेट कर देते हो तो फिर आप क्या कर दोगे, आप लूज कर दोगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा ए। 25, इन प्रोसेस कॉस्टिंग द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक आउटपुट
मतलब एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो दूसरे आउटपुट के लिए क्या हो जाता है, मतलब दूसरे प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है, अब पूरा एक बार ऐड करके पढ़ लेते हैं इसको। इन प्रोसेस कॉस्टिंग द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स रॉ मटेरियल ऑफ फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो 25 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। ये जो 4 इंडस्ट्री यहाँ दी हुई है, इन सब में से कौन सा ऐसा पॉइंट है या फिर ऑप्शन है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए आपका सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जी नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी नहीं। आपका ये जो कार रिपेयर शॉप है, ठीक है, ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए सुटेबल है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। इन सब में से ये जो 4 ऑप्शन है, इन सब में से कौन सा आपका नॉर्मल लॉस है। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो जाना, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, आपको इसके बारे में पता नहीं होता है, ये कभी भी हो सकता है। फायर डैमेज इन वेयर हाउस, ये भी आपको पता नहीं होता है कि हाँ अब 2 दिन बाद ये वाला लॉस होने वाला है, ये भी गलत है। मशीन ब्रेक डाउन लॉस, ये भी अपने आप ही होता है, आपको पता नहीं होता है। लेकिन एक्सपेक्टेड, देखो एक तो पहले यहाँ एक्सपेक्टेड लिखा होता है कि आपको पहले से एक्सपेक्ट है कि ये चीज़ हो सकता है। इवापोरेशन ड्यू टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अब इससे रिलेटेड हम, इसका सही आंसर तो बी होगा, लेकिन इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्टेड इवापोरेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये किस सेंस में बात की जा रही है, ये आपका एक नॉर्मल लॉस है। कैसे? इवापोरेशन इज इनहेरेंट टू द प्रोसेस स्पेशली इन इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और पेंट्स। ठीक है, जहाँ पर पेंट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, केमिकल्स या फिर फूड प्रोसेसिंग वाला काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका इवापोरेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इवापोरेट होगा। ठीक है, इट इज़ एन एंटिसिपेटेड एंड फैक्टर्ड इनटू कॉस्ट अकाउंटिंग एज नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो 27 का सही आंसर होगा क्या होगा, 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग। इन सब में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, किस चीज़ का, मटेरियल्स के मूवमेंट का, कहाँ पर, प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉस्ट शीट, जी नहीं, इसमें वो इंक्लूड नहीं करते। ये आपका एक टर्म है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इसमें आप हर एक मटेरियल के मूवमेंट का रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग वाला काम करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग, तो 28 का आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इक्विवेलेंट यूनिट्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इसको देखने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू हैव 1000 यूनिट्स कंप्लीटेड, आपने 1000 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और 400 यूनिट्स में से आपने 50% कंप्लीट कर लिए थे, तो 400 यूनिट्स का 50% कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200, तो यहाँ पर आप 200 लिख लीजिए। तो टोटल आपके पास कितना हो गया जो कि आपने कंप्लीट किया है, 1200। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए आपने कुछ चीज़ें कंप्लीट भी कर ली है, कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट भी की हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट फुल यूनिट्स, तो आपका 29 का हो जाएगा बी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स याद रखिएगा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मिल करके बनता है। कहाँ पर, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो 29 का आपका हो जाएगा सही आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। फर्नीचर जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो लोग फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा कॉस्टिंग मेथड होता है। एक एक करके हम लोग सारे कॉस्टिंग मेथड देख लेते हैं। 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, बस हम लोगों को क्या करना होगा, ऑड वन आउट करना पड़ेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, जी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो फर्नीचर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेशली ऑर्डर करते हैं। ठीक है, कि हमें इस टाइप का फर्नीचर चाहिए, हमें थोड़ा डिज़ाइन वाला फर्नीचर चाहिए। तो जब भी हम लोग कुछ स्पेशली हम लोग कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पर आपका आ जाता है जॉब कॉस्टिंग। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाते हो, ठीक है, मान लो आपको स्टार टाइप का, स्टार डिज़ाइन में कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप ऐसा कस्टमाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जॉब कॉस्टिंग में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, रिटेंशन मनी इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज। रिटेंशन मनी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है एन अमाउंट हेल्ड बाय क्लाइंट अंटिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। रिटेंशन मनी का मतलब क्या होता है, जब क्या नाम है क्लाइंट, जब क्लाइंट आपके पैसे होल्ड करके रखता है जब तक आप प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिटेंशन मनी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में रिटेंशन मनी क्या होता है, एन अमाउंट हेल्ड बाय द क्लाइंट अंटिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इन सभी में से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका मतलब एग्जाम्पल नहीं है किसका, जॉब कॉस्टिंग का, ठीक है। 32 का आपका यहाँ पर जैसे शिप बिल्डिंग, ये आपका एग्जाम्पल होता है जॉब कॉस्टिंग में। रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल हाँ। प्रिंटिंग प्रेस, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग आपका सही आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, कार आपको वैसे ही लेना पड़ेगा जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप उसमें ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमको हुंडई की ये वाली कार चाहिए, उसमें 5 टायर होने चाहिए या फिर ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा आप ऐसा डिमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 32 का आपका हो जाएगा क्या, सी। सही, सी आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन। जॉब कॉस्टिंग हम लोग कब यूज करते हैं, अभी हमने आपको बताया ना कि कस्टमाइजेशन वाला सीन होता है जॉब कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है, ईच जॉब इज यूनिक एंड कस्टमाइज्ड। यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे जो जॉब है वो यूनिक होंगे और आपके कस्टमाइज्ड होंगे, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन ईच जॉब इज यूनिक एंड कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो 33 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को मतलब यूज़ किया जाता है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को आपका मतलब प्रिवेल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, गलत। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमेशा लार्ज टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देखते हैं। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आपका लार्ज और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिटेल बिजनेस भी गलत है और ये नन ऑफ द अबव तो आपका गलत है ही, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, लार्ज और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। इन चारों स्टेटमेंट में से जॉब कॉस्टिंग के लिए कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो 35 का आपका देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही आंसर है। ईच जॉब इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट यूनिट, यही आपका सही आंसर है। बाकी आपके तीनों गलत है। कॉस्ट्स आर असाइंड टू द इंटायर प्रोडक्शन रन, गलत है। इट इज़ ओनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये भी गलत है आपका। इट इग्नोर्स ओवरहेड कॉस्ट, ये भी गलत है। मतलब आप ये बात ध्यान रखिएगा, जॉब कॉस्टिंग में हमेशा क्या होता है, हर एक जॉब को, ठीक है, हर एक जॉब को हमेशा हम लोग सेपरेट कॉस्ट यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो 35 का आपका हो जाएगा ए। विच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। इन सभी में से, ठीक है, ये जो 4 कॉस्ट आपके सामने दिया हुआ है, इन सब में से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपका इंक्लूड होता है, प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, सेलिंग प्राइस भी इंक्लूड होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो ऑड वन आउट से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का डी। 37, इन कॉस्ट शीट फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एडेड टू। कॉस्ट शीट में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो किसके साथ ऐड किए जाते हैं, किस में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। वो आपके ऐड किए जाते हैं प्राइम कॉस्ट में, ठीक है। ऊपर हमने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम लोग प्राइम कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट इज टू। मतलब हम लोग कॉस्ट शीट को क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसके पर्पज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस। सेट द सेलिंग प्राइस, यस। कंट्रोल कॉस्ट, यस। इन तीनों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों ही पर्पज है आपके कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के, ठीक है। तो 38 का आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग अ मार्जिन टू अ टेंडर प्राइस। अगर आप टेंडर प्राइस में एक मार्जिन ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि आप उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप टेंडर प्रॉफिट में एक मार्जिन आप इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं। तो 39 का आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है आपके कॉस्ट शीट का, ठीक है। तो 40 का आपका देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही होता है आपका आंसर। फैक्ट्री ओवरहेड,
नहीं, मतलब ये तो आपका होता है, ठीक है, मतलब उसमें इंक्लूड होता है, पार्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन ऑन लैंड ये आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑड वन आउट से आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, अ टेंडर प्राइस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। टेंडर प्राइस में इन सभी में से कौन सा इंक्लूड होता है, ठीक है, मतलब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ है, जो भी आंसर होगा वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और सही आंसर है आपका क्या, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। टेंडर प्राइस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, अदर एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं, और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है। तो 41 का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, 41 का ए। इन कोटेशन प्राइसिंग विच फैक्टर इज कंसिडर्ड द मोस्ट। कोटेशन प्राइसिंग में हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर कंसिडर करते हैं, मार्केट कंपटीशन, कस्टमर डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, मार्केट कंपटीशन। ध्यान रखिएगा कि कोटेशन प्राइस पे जब भी कोटेशन प्राइसिंग की जाती है तो सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या ध्यान में रखना होता है, मार्केट में जो भी कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, मार्केट का जो कंपटीशन चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, अ कंपनी कैलकुलेट्स एन एस्टिमेटेड प्राइस बिफोर सबमिटिंग ए। कंपनी कैलकुलेट करता है एक एस्टिमेटेड प्राइस, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग है, मतलब सबमिट करने से पहले क्या करता है, किस चीज़ के बारे में कैलकुलेशन करता है, वो कैलकुलेशन करता है आपका टेंडर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेंडर। मतलब अ कंपनी कैलकुलेट्स एन एस्टिमेटेड प्राइस बिफोर सबमिटिंग ए टेंडर। टेंडर सबमिट करने से पहले कंपनी क्या करती है, एक एस्टिमेट प्राइस को चेक करती है, ठीक है, कैलकुलेट करती है कि एस्टिमेटेड प्राइस क्या है। तो यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टेंडर प्राइस रेफर्स टू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है टेंडर प्राइसिंग में, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये नहीं होता। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, यही आपका सही आंसर। एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन प्राइसिंग, ये गलत है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सेलिंग प्राइस के ऊपर, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है आपके प्रोडक्शन में, उसके ऊपर आप लोग सेलिंग प्राइस को आप लोग फिक्स कर रहे हो। तो ये 44 का आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल आइडेंटिफाइबल यूनिट, ठीक है। जब देखो आइडेंटिफाइबल यूनिट और आपका सिंगल यूनिट के बारे में बात कर दी गई, तो हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा क्या, यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस। प्रोसेस कॉस्टिंग किन इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ये जो आपके 4 ऑप्शन है उसमें से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है एक बार हम लोग चारों देख लेते हैं। यूनिक कस्टमाइज्ड गुड्स, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यही आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जहां पर आपके लार्ज क्वांटिटीज रहेंगे वो भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब एक जैसे, वहां पर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रोसेस होगा, ठीक है, कॉस्टिंग मेथड के लिए, ठीक है। तो 46 का आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 47, विच कॉस्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ टेंडर प्राइस। इन सभी में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा कॉस्टिंग मेथड है जो कि हमेशा कंसीडर किया जाता है जब भी आप क्या करते हो, टेंडर प्राइस को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उसके बाद ही हम लोग टेंडर प्राइस को प्रिपेयर करते हैं। मतलब जब टेंडर प्राइस हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितने भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा क्या, कॉस्ट पर यूनिट। 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्राइसिंग कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स। अब हमने आपको बताया था जहां पर भी आपको कस्टमाइज्ड दिखे वहां पर आप आंख बंद करके जॉब कॉस्टिंग पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा कॉस्टिंग मेथड होता है आपके कस्टमाइज्ड ऑर्डर के लिए, तो वो होता है आपका जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। 49 का बी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, किस लिए आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत।
ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। एनालाइज कस्टमर बिहेवियर, नहीं ये भी गलत है। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, ये भी गलत है। डिटरमाइन कॉस्ट एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस, जी हाँ, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट आपका मतलब आप डिटरमाइन कर लोगे जो भी कॉस्ट रहेगा, और कंट्रोल आप अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर ले जाओगे, ठीक है, ये चीज़। तो 50 का हो जाएगा आपका आंसर क्या, बी। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया टोटल 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कर देना सो दैट आप खुद को भी इवैल्यूएट कर सको और बाकी लोगों के भी स्कोर्स देख करके खुद को जज कर सको, ठीक है। देखो लोग कहते हैं कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको कंपटीशन कर करके ही सीखना होगा, ठीक है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।